बेटा अब जरा सा हम लोग देखते हैं, सभी लोग देखो, न्यूक्लियर साइज है ना। तो अगर न्यूक्लियर साइज पे जाओगे कि न्यूक्लियस का साइज कैसा होता है, ध्यान से सुनो। न्यूक्लियस में जो भी हमारे लिए किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, उनको कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो एक ही जगह पे, तो जैसे ये मान लो ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, बोली बात समझ में आ रही है? इस तरह से सब इकट्ठा होते रहते हैं। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे वॉल्यूम उतना ही ज्यादा तो होगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना। जितने ज्यादा यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स होंगे उतने ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। और उतना ही इसका क्या होगा, मास होगा। और जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक। तो अगर यहां से ये आ रही है तो हम लोग यहाँ पे इसमें कैसे निकालेंगे इसका रेडियस, ठीक है। तो इसके रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, जितने नंबर ऑफ मास नंबर होंगे मतलब ए होगा। बोली बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई जितने यहाँ पे न्यूक्लियस होते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक। तो यानी वॉल्यूम जो है वो मास नंबर पे डिपेंडेंट हुआ। 4/3 पाई आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पे कांस्टेंट ला सकते हैं, आर नॉट ए, आर की वैल्यू आ जाएगी आर नॉट ए की पावर 1/3। यहां से रेडियस आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से ये आपकी रेडियस आ जाएगा, क्योंकि कह सकते हो कि प्रोपोर्शनलिटी अगर यहां पे भी रखो, क्योंकि वो मास हटा दिया, ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद कांस्टेंट लगाया और इसकी पावर 1/3, यानी जो रेडियस होगी वो मास नंबर की 1/3 की पावर में होगी। आधी बात समझ में नहीं आई? ये तो हुआ इसके रेडियस साइज के बारे में न्यूक्लियस के। अब बातें हैं न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे होगा, तो न्यूक्लियर डेंसिटी सबको पता है, न्यूक्लियस मास अपॉन न्यूक्लियस वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो आप क्या देखोगे सर, मास बोले तो देखो, एक अगर यहां पे न्यूक्लियॉन का मास में स्मॉल एम लेट कर लूं, एक न्यूक्लियॉन का मास में यहां पे स्मॉल एम लेट कर लूं, तो टोटल मास ए इंटू स्मॉल एम हो जाएगा। ए बोले तो मास नंबर। भाई एक का मास अगर स्मॉल एम है तो टोटल कितना हो गया, ये आ जाएगा, ठीक। अब अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सर आर की वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही हुआ ए स्मॉल एम 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। तो हम क्या देखते हैं, ए स्मॉल एम 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए से कैंसिल हो गया। क्या देख रहे हैं जरा बताओ, क्या न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो रेडियस में या फिर किसी और फैक्टर में डिपेंड हो रही है? ये तो पूरा कांस्टेंट है। आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियर डेंसिटी ज्यादा या फिर ऑक्सीजन की, तो आप कहोगे सर दोनों की सेम, क्योंकि एक न्यूक्लियॉन का मास जो होगा वो दोनों में है, वो कांस्टेंट है, और ये नीचे वाला ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी यहाँ पे क्या हुई, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जब न्यूक्लियर डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हुई तो किसी की भी न्यूक्लियर डेंसिटी हो, हाँ, रेडियस बात समझ में आ गई। तो दो चीजें पढ़ा, न्यूक्लियर रेडियस कैसे निकल के आएगा, न्यूक्लियर रेडियस जो होगा वो मास नंबर पे डिपेंडेंट है। अगर तुमसे कोई पूछा जाए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस रेडियस बड़ा है या फिर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियर रेडियस होगा, तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियर रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर रेडियस
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की रेडियस क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस की ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का साइज कम हो जाएगा, लेकिन दोनों की जो मास डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम। बोल बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल तुमको दिख रहा है, ये स्मॉल m जानते हो क्या है, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियन, वन न्यूक्लियन, किसी भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास। आई बात समझ में? न्यूक्लियन कलेक्टिवली इनको बोल रहा हूं मैं, कलेक्टिवली, तो न्यूक्लियन का मास अपॉन नीचे कांस्टेंट, यानी ये भी कांस्टेंट ही होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? ओके, अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखो अब मैंने तुमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया, नहीं समझ में आई? स्मॉल m मैंने बोला ना भाई, स्मॉल m यहाँ पे लिख लो, a नंबर ऑफ मास नंबर है यहाँ पे, क्या है ये, न्यूक्लियन। तो टोटल मास कितना होगा, एक का अगर स्मॉल m है, एक न्यूक्लियन का मास, न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली नेम दिया गया न्यूक्लियन, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। चाहे वो, अब जैसे मैं क्या बोला, तुम सब मेरे लिए स्टूडेंट्स हो, चाहे लड़की हो या लड़का, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो एवरेज मास कह सकते हो, जैसे तुम स्मॉल m को तुम ये कह सकते हो कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2, जो आया वो न्यूक्लियन का मास है। अब बात समझ में आ गई? एनी डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर, ये तो जो है हाँ, देखना एटॉमिक मासेस पढ़ लिए थे लड़के, देखते जाना थोड़ा सा। एटॉमिक मास मतलब 1 AMU पढ़ लिया था, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, AMU के टर्म में जरूर ध्यान दिए रहना, हालांकि न्यूमेरिकल जब आएगा तो दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। फिर उसके बाद आया था एटॉमिक नंबर, और हाँ ये चीज बताई थी, एक AMU अगर मास गायब होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आता है एटॉमिक नंबर, मतलब जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, ठीक है ना, मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। फिर आता है मास नंबर, मास नंबर आता है मतलब जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्लियर है। फिर आता है न्यूक्लियर साइज, जो कि मैंने आपको इधर बताया, न्यूक्लियर डेंसिटी इधर बताया, ठीक है। फिर आता है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब जिसमें उनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, वो होंगे आइसोटोप्स। आइसोबार्स जिसमें मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। फिर आता है आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जरा ध्यान सुनना लड़के, एक बात बता दूं, सुनिए, न्यूक्लियस से काफी चीजें हट चुकी हैं जो पेपर में आती थी, ठीक है ना। तो ये मास डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलिए कि जरूर मिलेगा, ठीक है ना। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल चांसेस हैं, ठीक है। हाँ ये है सिलेबस, क्या सैंपल पेपर में हटा के, मतलब सिलेबस से हटा के सैंपल पेपर में क्वेश्चन रख दिए हैं, करना पड़ा था क्या करें। नहीं वो जानते हो जो सैंपल पेपर है ना, वो बीएससी का लेटेस्ट उसमें रखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी। अरे रेडियो एक्टिविटी है, माइट में रिलेटेड टॉपिक की बस करा है। अच्छा, इसके भी आ ही सकते हैं, बोल के देखे नहीं आएंगे ना तो तुम छोड़ दोगे आराम से, और उसमें नंबर मिलेगा 101%। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जो सिलेबस में नहीं गिवन था और पेपर में आ गया है, आप उसमें से क्वेश्चन लिख करके लिख दीजिएगा दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, और वहां पे उसमें नंबर मिलेगा। क्योंकि सुनो, नहीं एक बात बताऊं, जब बोर्ड वहां पे कॉपी चेक होती है तो वहां स्टूडेंट के फेवर में कॉपी चेक होती है। मतलब ये नहीं देखा जाता कि कोई बच्चे को जबरदस्ती फेल करना है, वहां पे ये देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे ने सपोज उसने 16 नंबर क्वेश्चन किया है और वो क्या है सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसने किया है,
भले ही गलत हुआ है तो उसको मार्क्स वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्यों दिया, ये बोर्ड की गलती है, ठीक है, तो वो चीज तो मिल जाएगी। तो ऐसा लेकिन होगा नहीं। अब बात करिए, सुनो, मास डिफेक्ट क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना लड़के। वही मास डिफेक्ट की डेफिनेशन समझ लो। जैसे मान लो मुझे किसी न्यूक्लियस को बनाना था, मुझे किसी न्यूक्लियस को बनाना था और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 10 न्यूक्लियॉन्स लिए। कितना लिया? 10 न्यूक्लियॉन्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिए। सपोज ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। और इस तरह के मैंने 10 न्यूक्लियॉन्स ले लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर एक न्यूक्लियॉन का मास मतलब 10 क्या, मैं यहाँ पे ए ले लेता हूं। सपोज ए मतलब यहाँ पे मास नंबर के बराबर मैंने न्यूक्लियॉन्स ले लिए और एक का मास स्मॉल एम है, तो मेरा इनिशियल मास कितना हुआ? इनिशियल मास, वो इनिशियल मास हो गया मेरा ए इंटू स्मॉल एम। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना। कहोगे सर इसको और थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? सर अगर इतने मास नंबर आपने लिए हैं मतलब कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिए होंगे और कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिए होंगे। हमने कहा हाँ, तो इनिशियल मास कितना हुआ? इनिशियल मास जो हुआ वो हम लिख सकते हैं सर Z इंटू एम जेड, सॉरी एम पी, ये एम पी बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास इंटू कितने प्रोटॉन लिए हैं वो वैल्यू, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारा इनिशियल मास था, ठीक है ना। और जब हमने इसको बढ़िया दबा करके अच्छे से एक न्यूक्लियस तैयार किया तो वहां पे हमने मास कितना पाया? फाइनल मास हमारा स्मॉल एम मिला। कितना मिला? फाइनल मास यहाँ पे ये मिला। तो जब हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे क्या देखेंगे कि जो ये मास है इससे डिफरेंट है। आधी बात समझ में? ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं फिर से सुनिएगा। हमने यहाँ पे ए मास नंबर से रिलेटेड न्यूक्लियॉन्स लिए जिसमें Z प्रोटॉन्स थे, A माइनस Z न्यूट्रॉन्स थे। तो टोटल इनिशियल मास हमने कितना लिया? एक प्रोटॉन का मास इंटू Z और इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारा इनिशियल मास निकल आया था। जब हमने सब बना दिया और बनाने के बाद हमने कहा वेट कर लो इतना ही होगा, लेकिन जब वेट करने गए तो वो स्मॉल एम मिला और कुछ मास यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे मास कम हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? मास डिफेक्ट की डेफिनेशन होगी व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियॉन्स देन सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and this amount of mass is known as mass defect। तो डेल्टा m जो होगा क्या होगा? m इनिशियल माइनस m फाइनल। फॉर्मूला क्या हो गया? बहुत आसान फॉर्मूला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास ऑफ प्रोटॉन का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन का मल्टीप्लाई माइनस स्मॉल m। तो ये डेल्टा m फॉर्मूला बन गया। तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? हाँ? अरे उसके बिल्कुल वैसे मैंने कंसीडर कर लिया। तो बोलो इतनी बात समझ में आई? मास डिफेक्ट क्या होता है ये समझ में आया? किसी बच्चे को ना आया हो तो बतावे। आ गया? मास डिफेक्ट आया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी बच्चे ने कहा सर ये जो एनर्जी निकली है ये कितनी निकली है? ध्यान से सुनना, ये जो एनर्जी निकली है कितनी निकली है? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अब जरा ध्यान से सुनना, ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो अब जरा ध्यान से सुनना, बाइंडिंग एनर्जी है क्या? जब ये न्यूक्लियस बनके तैयार हुआ, जब ये न्यूक्लियस बनके तैयार हुआ सारे न्यूक्लियॉन्स आपस में एकदम अट्रैक्ट हो गए क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक फोर्स लगता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। जरा आप खुद सोचिए बेटा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। प्रोटॉन है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज 10⁻⁻15 मीटर में रखे हुए हैं, तो क्या उनमें रिपल्शन नहीं होगा? होगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उससे 100 टाइम्स ग्रेटर एक फोर्स लग रहा है जो अट्रैक्टिव इन नेचर है और वो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। क्या है वो? न्यूक्लियर फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन प्रोटॉन्स के बीच में और बहुत ज्यादा लग रहा है, वो तो रिपल्सिव नेचर का है, वो तो चाहता तो प्रोटॉन यहाँ पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही ना होता।
सारे जो हमारे प्रोटॉन्स थे वो दूर दूर फंस जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में भी एक फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स ये नहीं देखता कि मैं प्रोटॉन में लगूं या न्यूट्रॉन में लगूं, अलग अलग लगे। समझ आ रही मेरी बात? न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ ये देखता है कि आप न्यूक्लियॉन हैं या नहीं है। अगर आप न्यूक्लियॉन हैं तो आप में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। आ रही बात समझ में? ठीक। तो यहां पे अब जैसे ही न्यूक्लियस बन गया था तो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था। अब आप आए और आपने क्या किया, एक एक न्यूक्लियॉन्स को निकाल करके दूर रखना शुरू कर दिया, और इतना दूर रखना शुरू कर दिया कि उस पे न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाए। जैसे यहां से बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स थे, आपने एक न्यूक्लियॉन को निकाला, थोड़ा दूर रख दिया, दूसरे को निकाला, दूर रख दिया। इस तरह से जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे सबको इतनी दूर रख दो कि उन पे न्यूक्लियर फोर्स ना लगे। तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आपकी एनर्जी लॉस होगी कि नहीं लॉस होगी? बोलो भाई, होगी। क्योंकि भैया ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, चल छोड़ साथ छोड़, लेकिन वो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, बड़ी दूर रख दिया, आपकी एनर्जी लॉस हुई। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियॉन्स हैं, जब उनको निकाल के इतनी सफिशिएंट दूरी पे रख दोगे कि उन पे न्यूक्लियर फोर्स ना लगे, तो उस समय जितनी आपने एनर्जी यहाँ पे लगाई है वो एनर्जी कहलाती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो बोलो बात समझ में आई? बाइंडिंग एनर्जी के अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो क्या होगा? Binding energy is the energy required to remove each nucleons and placed at a certain distance where no nuclear force act between them. This energy is known as nuclear energy. बोलो सॉरी, binding energy. बोलो बात समझ में आई? फिर से सुन लो, फिर से सुनिए डेफिनेशन। अभी इसमें लिखा भी हुआ है वही चीज। Binding energy is the energy required to remove nucleons from the nucleus and placed at a certain distance so that no nuclear force act between them. हिंदी में सुनना, जैसे यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, उनको सबको अलग अलग निकाल करके इतनी दूरी में रख दिया जाए कि उनमें कोई भी न्यूक्लियर फोर्स ना लगे, तो वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड हुई है वो कहलाएगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी। अरे सपोज तुम्हारी 5 लोगों की फ्रेंडशिप है, एग्जांपल, बहुत पक्के दोस्त हो, ठीक है ना? तो अब क्या है, मान लो मुझे तुम्हारी दोस्ती तोड़वानी है, तो मैं तुम्हारे मतलब खुसर शुरू कर दूंगा, तुम्हारी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, तो क्या होगा? बीच में टूट जाओगे, नहीं टूट जाओगे? हाँ, जितनी फ्रेंडशिप मजबूत होगी उतना मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कम फ्रेंडशिप की होगी तो क्या होगा? तुरंत टूट जाएगी, है ना? तो अब जरा ध्यान सुनना, तो ये चीज समझ में आया? कोई यार बात नहीं। तो जिस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो न्यूक्लियस उतना ही स्ट्रांग होगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो बोलो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन क्लियर हुआ? यस सर। अब एक टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या आता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। वो क्या होता है? इस पूरे सपोज ओए लगे इस पूरे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए सपोज मुझे 100 जूल चाहिए थे। कितने? 100 जूल चाहिए थे, और इसमें 10 न्यूक्लियॉन्स थे। तो क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बोलो बात समझ में आई नहीं है? अगर 100 जूल 10 को निकालने में लगे तो एक को निकालने में कितना लगेगा? 10 जूल। बात समझ में आई? तो यही हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कितने लोग समझ में नहीं आया? अब जरा डेफिनेशन देखो, सब समझ में आया? सभी के पास नोट्स हैं ऑलमोस्ट? ले लो अगर चाहिए तो ले लो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, देखो क्या होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, देखना। Binding energy of nucleus is the energy with which the nucleons are bound in the nucleus. It is measured by the work done to separate the nucleons at infinite distance apart from the nucleus so that they may not interact with each other. तो बोलो डेफिनेशन क्लियर है ना? अभी आपको बनाया था, ठीक। अब मास नंबर क्या होता है? The difference between the sum of masses of the neutrons and protons forming a nucleus and the mass of the nucleus is called mass defect.
वही डेफिनेशन देखो ये, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये तो किया गया, देखो बात समझ आ रही है? कोई डाउट है किसी को? मास डिफेक्ट ना आया हो? आ गया ना? ओके, फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। अब देखो जरा ध्यान से, जिस बच्चे को मास डिफेक्ट निकालना आ जाएगा ना, उसको बाइंडिंग एनर्जी निकालना आ जाएगा। कैसे? सिर्फ और सिर्फ 931 से मल्टीप्लाई करना है, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और अगर मास नंबर से डिवाइड कर दिया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लड़के ने निकाल लिया। फिर से सुनना, मास डिफेक्ट एमयू में आएगा, एमयू में आएगा। अब एक एमयू निकालने में 931 जा रहा था, तो जितना आ रहा है 931 को मल्टीप्लाई कर दो, बाइंडिंग एनर्जी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना? और अगर बाइंडिंग एनर्जी आ गई तो अगर कोई कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चाहिए, तो बस उसके मास नंबर से क्या कर देना है। तो बोलो कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। अगर अब यहां से तुमको समझ में आया तो एक ग्राफ बना हुआ है। हाँ, ये ग्राफ क्या है जरा ध्यान से देख लेना। ये ग्राफ है बेटा। हाँ, कहां से स्क्वायर की है? वो निकालोगे तो जूल में आएगा, ठीक है ना? हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है। अब देखो ग्राफ जो दिया हुआ है, ये ग्राफ है, सुनो लड़के, सबको पता है जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सबके न्यूक्लियस हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस वर्सेस मास नंबर के बीच में ग्राफ गिवन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के बीच में ग्राफ गिवन है। जरा सोचो, मैंने भी बताया ना कि जिस भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितना ज्यादा मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी वो उतना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनके न्यूक्लियस को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या था? कम था। क्या था? कम था। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे थे अपने पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे वो चीज इंक्रीज हो रही थी। और सबसे ज्यादा किसका आया? Fe का आया। किसका आया? आयरन का। तो आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। और ध्यान से सुनना बेटा, जरा सोचो कि जो हमारे लास्ट के हैं जिनका मास नंबर 230, 240 है, यूरेनियम वगैरह का, तो उसमें क्या देखते हैं? वो तो अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, है ना? वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं। वो एलिमेंट्स कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? मतलब उनकी स्टेबिलिटी क्या है? कम है। अच्छा जरा कुछ सोचो, मान लो कोई ये 6 लोग हैं, इनमें खुद ही अपने आपस में ये तो टूटने कटने मरने लगे, तो इनकी फ्रेंडशिप लेवल का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे यूरेनियम का है, ठीक है ना? वो तो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो यानी वो भी स्टेबल नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा मतलब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है और बस इतना देख लेना है कि नीचे हाइड्रोजन, हीलियम और मैक्सिमम कहां पे है? Fe में है। और फिर धीरे धीरे ग्राफ डिक्रीज होगा। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे ग्राफ बना लेना है। ये Fe है, ये यूरेनियम वगैरह है, 1H1, 1H2, 2He लिथियम, इस तरह से अपना देख लेना। ये किसका है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और ये है मास नंबर। हाँ हाँ, वो तो हाँ मिनट गया। बोलो सर, जैसे कि मतलब जब जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो खुद ही डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो सर उनकी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए इन लोगों से, लिथियम से। हाँ, इतना ज्यादा क्यों? किसके? लिथियम मीथियम तो क्या? हाइड्रोजन है, हीलियम। हाइड्रोजन भाई, अगर हाइड्रोजन यही सब इनसे, क्योंकि नोबल गैस है नहीं, तो उनका न्यूक्लियस खत्म थोड़ी ना हो रहा है। उनका न्यूक्लियस मतलब देखो, भले ही वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, लेकिन उनका न्यूक्लियस तो लाइफ टाइम चल रहा है। और बताओ, हीलियम तो बहुत स्टेबल होता है ना उसका न्यूक्लियस। क्या? हीलियम का न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। हीलियम का न्यूक्लियस, और कितने हीलियम वो रिलीज कर रहा है यूरेनियम तुम्हारा? बहुत सारे। बस फिर यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो कभी खत्म, तुम्हें पता है? ओए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? 5000 साल, 3500। अरे हाँ, न्यूमेरिकल अभी रेडियो एक्टिव की करिए। हाफ लाइफ बहुत कम होती है। हाफ लाइफ, अगर एवरेज लाइफ आपको भी न्यूमेरिकल अब इसमें नहीं है इस समय, मैं आपको दिखाता कि आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है ना, इनके जब हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ आप देखने जाओ तो 1000 साल के होते हैं ये।
हाँ, आपने न्यूमेरिकल केमिस्ट्री नहीं सॉल्व की, रेडियो एक्टिव नहीं सॉल्व की। अच्छा, तुम्हारे इसमें नहीं, केमिस्ट्री में। अगर आप एसएल में भी देखोगे, ओए लड़के बात सुनो, अगर आपको लगता है बुक में आप देखिएगा, अरे ओए बुक में आप देखिएगा जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 1000 ईयर से भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो उनकी न्यूक्लियस का स्टेबल बना हुआ है, हाँ, क्योंकि देखो उनमें रिएक्शन चलती हैं, और कौन सी रिएक्शन हो रही हैं, वो दो रिएक्शन होती हैं, न्यूक्लियस फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो वो चीज चल रही होती है, तो इसलिए वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से तो Fe का सबसे ज्यादा है, और Fe का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। आ रही बात समझ में? ओके, अब तक ध्यान सुनो भाई, इसकी थ्योरी आपने देखना। आगे आता है पैकिंग फ्रैक्शन, ये भी पूछा जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब अरे सुनो यार, ये बात नहीं सुनते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है पता है? मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर, मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर। ये हाँ, एक्सेस बोल के डेल्टा नहीं आया तो, ठीक है, बात समझ आ रही है? मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर, मास एक्सेस यानी जितना बढ़ा हुआ actual weight of the nucleus, atomic mass number। अरे वो यही आएगा, डेल्टा नहीं आएगा, तो टेंशन ना लो, ठीक है ना। जरा सोचो ना, ये पूरा एक एटम बनाया, सपोज न्यूक्लियस बनाया, इसका मास स्मॉल है में, और एक्चुअल कितना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, तो डिफरेंस लिया अपॉन मास नंबर लिया, ठीक है, ये चीज आएगी। तो आप पैकिंग फ्रैक्शन आता है डेल्टा एम डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अपने नोट्स रखो, और न्यूमेरिकल्स में बोल रहा हूं उनको ट्राई करना है लेफ्ट साइड में। चलिए क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, देखो, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ 17Cl35, और कुछ चीजें की मैंने। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ 17Cl35 न्यूक्लियस, गिवन दैट, क्या गिवन है? मास ऑफ 17Cl35 34.9800U, 34.9800U, और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.007825U, और मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.008665U। तीन चीजें गिवन है। हाँ, ये दिया रहेगा मेरे पास।
सॉल्व करिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालिए। देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, डेल्टा एम बोले तो z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस स्मॉल m कर देना है, सब कुछ गिवन है। z की वैल्यू 17, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 प्लस 35 माइनस 17 इंटू 1.008665, ये माइनस गिवन है 34.9800 U। तो यहां से क्या आएगा, मास इफेक्ट आ जाएगा, बोलो भाई, जो कि AMU में होगा। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो दिस AMU इंटू 931, ठीक है ना। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चाहिए क्या हो जाएगा, समथिंग इंटू 931 डिवाइडेड बाई 35, जो कि आ रहा है 8.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलो बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी तरह का, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें फ्रैक्टिक फ्रैक्शन भी पूछना है। ओए लिखो, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्ट कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी calculate the binding energy in mega electron volt of uranium 238 from the following data. Calculate the binding energy in 1 mega electron volt of uranium 238 from the following data. Mass of 1H1, mass of 1H1, हाँ लिखो तो, mass of 1H1 गिवन है 1.008142, 1.008142 AMU। 1H1 is equal to 1.008142, mass of 0N1, 0N1 लिख लोगे नीचे, 0N1, 0N1, ठीक है। हाँ, इसमें इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या गिवन है तुमको, न्यूट्रॉन गिवन, ठीक है ना। और 1H1 में क्या गिवन है, प्रोटॉन, ठीक है ना। 0N1 गिवन है 1.00, क्या कैपिटल N स्मॉल होता है, न्यूट्रॉन जरा वो सोचो, 0N1 है, प्रोटॉन 0 है, यहाँ मत दिया हुआ, यानी क्या बचा ये तो वो है ना और सुनो, ये अगर मैंने तुमको दे दिया, अब जरा बता, न्यूक्लियोइड दिया, ठीक है, न्यूक्लियोइड दिया। अब इस न्यूक्लियोइड में है क्या, प्रोटॉन 0 है और एक मास नंबर है, मतलब है क्या ये न्यूट्रॉन। तो ये पूरा क्या हो गया, ये न्यूट्रॉन है। इसकी वैल्यू गिवन है 1.008982, ठीक है। और मास ऑफ 92 यूरेनियम 238 जो गिवन है वो कितना गिवन है पता है, मास ऑफ 92 यूरेनियम 238 गिवन है 238.2
238.124.124,930. Also find packing fraction. Also find packing fraction. Also find packing fraction. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। बहुत आसान है ये भी। कैसे सर? बस हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है 92 यूरेनियम 238, मतलब 92 इंटू 1h1 का मास अभी जो आपने दिया है, क्योंकि ये क्या है? प्रोटॉन ही तो है, प्लस प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन है, और प्लस 238 माइनस 92 0n1, क्योंकि ये आपने न्यूट्रॉन दिया हुआ है, माइनस स्मॉल m जो आपको गिवन है यूरेनियम का, ठीक है, और कितना गिवन है ये जो भी गिवन है 238 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से आपको क्या निकल आएगा? डेल्टा m निकल आएगा, है ना। और अगर डेल्टा m डिवाइडेड बाय मास नंबर कर दिया तो आप यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लोगे, है ना। और अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या टफ क्वेश्चन है? क्या चूरन क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन मांगते हैं। हाँ, और आएगा जरूर। आधे घंटे आंसर आ रहा है 7.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है 13.49 into 10 power minus 30 kg। और सुनिए, तो केजी में निकाला है, केजी में भी आप निकाल सकते हो। तो आज का काम यहीं तक है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। कोई डाउट हो ना आ रहा हो तो पूछिएगा।